मेरे चैनल इकनॉमिक्स क्लास डॉक्टर मौर्य पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग फर्म के संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म के बारे में चर्चा करेंगे। फर्म, जैसा कि हम जानते हैं, किसी उत्पादक को कहते हैं। उत्पादक की किसी एक इकाई को फर्म के रूप में हम जानते हैं। और फर्म का जो कार्य है या जो उसे निर्णय लेने होते हैं वो ये कि वो कितना उत्पादन करे, और जब वो निर्धारित कर ले कि इतना उत्पादन करेगी तो ये कहा जाता है कि फर्म इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। जब तक ऐसा वो नहीं करती तब तक वो देखती है कि उत्पादन के किस स्तर पर उसे कितना लाभ होगा, दूसरे पर कितना, तीसरे पर कितना। और साधनों में जैसा कि हम जानते हैं कि वो विभिन्न तरह से प्रतिस्थापन करती है, और इस प्रक्रिया में वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेती है जो अधिकतम लाभ को प्रदर्शित करे, और वहीं वो उत्पादन को अपना रोकेगी या उतना उत्पादन करेगी और कहा जाएगा फर्म संतुलन में है। तो आज हमें पता लगाना है कि फर्म के संतुलन की शर्तें क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं जिसको फर्में ध्यान में रखकर अपने उत्पादन संबंधी निर्णय लेती हैं। तो फर्म के संतुलन की जो शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों को आज हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि फर्म अपना उत्पादन निर्धारित करते समय अपने कुल लाभ को अधिकतम करेगी। इसका मतलब हुआ कि कुल आय और कुल लागत का जो धनात्मक अंतर है वो अधिकतम होना चाहिए, और इसे अधिकतम करने के लिए वो किन शर्तों का पालन करेगी, उन्हीं शर्तों का विश्लेषण हम करेंगे। सबसे जो बेहतर टेक्निक है उत्पादन के संतुलन को प्राप्त करने की या प्रदर्शित करने की, और जो गणितीय दृष्टि से बहुत बेहतर ढंग से व्याख्यायित है, वो है मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का मेथड, सीमांत लागत और सीमांत आगम की विधि। और उसी विधि के माध्यम से हम उत्पादक के या फर्म के संतुलन के आवश्यक और पर्याप्त दशाओं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लागत की दशाएं करीब करीब बाजार की हर स्थितियों में एक जैसी ही होती हैं, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, अपूर्ण प्रतियोगिता हो, जिसमें औसत लागत वक्र यू आकार के होंगे जो प्रारंभिक दशाओं में उत्पादन के नीचे आएंगे, और फिर एक सीमा के बाद जब ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होंगे तो वर्धमान लागत के रूप में ये औसत लागतें ऊपर बढ़ती हुई होती हैं, और उससे संबंधित सीमांत लागतें औसत लागतों को उनके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटते हुए ऊपर जाती हैं। ये सारे विश्लेषण औसत लागत और सीमांत लागत के संबंधों को हम पीछे देख चुके हैं, अल्पकाल में और दीर्घकाल में भी, और वो सब हमारी मदद करेंगे। इस नाते इन सारे वक्रों को हमको पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि इनके समझने में सरलता हो। तो आपसे अपेक्षा हमारी है कि आप मेरे इसी चैनल पर औसत लागत, सीमांत लागत, औसत आय, सीमांत आय, इनके अल्पकालीन और दीर्घकालीन सारी स्थितियों को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक स्थिति में ले चल रहा हूँ जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, और इस पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में लागत वक्र तो यू आकार के होते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होता है। यहाँ केवल सीमांत लागत वक्र ही खींचा गया है और वो यू आकार का है, और उत्पादन की प्रारंभिक स्थिति से लेके खींचा गया है, इस नाते वो वाई अक्ष से छूता हुआ बनाया गया है। जो सीमांत आय और औसत आय के वक्र हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि मूल्य उद्योग के कुल मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है और उसी मूल्य पर सारी फर्में अपनी वस्तुओं को बेचती हैं,
तो मूल्य दिया हुआ होता है और सारी उत्पादन की प्रत्येक स्तर पर वही मूल्य होता है, चाहे कम बेचें चाहे ज़्यादा बेचें, हर इकाई का एक ही मूल्य होता है। इसलिए औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होती हैं। क्योंकि मूल्य स्थिर होता है इसलिए औसत आय का वक्र आधार के समानांतर होता है और AR दोनों बराबर होते हैं। तो इस चित्र में वो स्थिति दिखाई गई है। ये औसत आय और औसत सीमांत आय का वक्र है जो आधार के समानांतर है, जैसा कि हम बता रहे हैं मूल्य स्थिर है। ये सीमांत लागत का वक्र है, MC कर्व जो है। इसमें हम देख रहे हैं पहले सीमांत लागतें उत्पादन के एक स्तर तक गिरती हैं, उसके बाद वो बढ़ती हैं। मान लीजिए अगर ये बिंदु D हो तो ये न्यूनतम बिंदु है, तो यहाँ तक उत्पादन और लागत बढ़ती है। X अक्ष पर उत्पादन दिखाया गया आउटपुट और Y अक्ष पर लागत और आय दिखाए गए हैं। औसत आय ही मूल्य होती है, इस नाते हम कह सकते हैं कि इस चित्र में जो प्रति इकाई मूल्य है वो OR है, यही औसत आय भी है और यही सीमांत आय भी है। ऐसी स्थिति में दो बिंदुओं पर हमें विचार करना है, एक E1 पर एक E2 पर। E1 बिंदु पर जो है सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर है, क्योंकि सीमांत लागत का वक्र इसको काटता है इस बिंदु पर। इसी तरह से E2 बिंदु पर भी सीमांत लागत और औसत लागत बराबर है, क्योंकि सीमांत लागत वक्र MR वक्र को काट रहा है। इन दोनों स्थितियों की हम तुलना करेंगे और देखेंगे कि इस बिंदु पर जब उत्पादन वो करें, अर्थात उत्पादन का स्तर OX1 हो, तो क्या स्थिति है। उस स्थिति में हम पाएंगे, एक बात हम आपको बता दें कि ये जो सीमांत लागत के वक्र, कोई भी वक्र हो सीमांत अगर है वो, तो इस वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है उसकी एरिया इस वक्र के नीचे की वो टोटल कास्ट दिखाएगी, ये टोटल रेवेन्यू दिखाएगी। और इस वक्र को इसीलिए यहाँ आधार से हम छुआ है कि इस वक्र के नीचे का हिस्सा इस उत्पादन के स्तर तक अगर हम देख लें, तो अगर हम देख लें कि जब उत्पादन है OX1 तो MC वक्र के नीचे का हिस्सा जो है वो बनाएगा टोटल कास्ट को, और ये हिस्सा होगा OCE1X1, OCE1X1 ये हिस्सा है जो कुल लागत को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर औसत सीमांत आय के नीचे के हिस्से को देखेंगे तो ये वक्र ऐसे, इसके नीचे का हिस्सा होगा टोटल रेवेन्यू का, और ये होगा इस OX उत्पादन पर टोटल रेवेन्यू जो होगी वो बराबर होगी ORE1X1, ORE1X1 ये टोटल रेवेन्यू है जब उत्पादन हो रहा है OX1। वैसी स्थिति में हानि हो रही है, देखिए ऊपर वाला हिस्सा हानि लागत है, नीचे वाला हिस्सा लाभ है, और इस नाते उसको लॉस हो रहा है कितना, RCE, ये जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है ये उसकी हानि हो रही है, अर्थात उत्पादन करने पर इतनी हानि हो रही है। तो हानि की स्थिति में उत्पादन वो नहीं करेगा, इस बिंदु पर उत्पादन नहीं करेगा, ये स्पष्ट हो गया। अब इसको आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो देखिए लागत का वक्र नीचे आया, आय का वक्र ऊपर है, इसका मतलब उसके लाभ होने लगे। तो ये प्रति इकाई सीमांत लाभों को ये चीज़ दिखा रही है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये बढ़ता चला जा रहा है, और इन दोनों वक्रों का बीच का जो हिस्सा वो कुल लाभ को दिखाएगा। और इस चित्र में अगर हम E2 बिंदु पर जाएं, ये E1 बिंदु की स्थिति है, E2 बिंदु पर जाएंगे तो वहाँ भी MC बराबर MR है, और लेकिन अब की बार जो है इस बिंदु पर जो है वो हम देखेंगे कि अगर OX2 उत्पादन हम करें तो इस उत्पादन तक ये जो एक हिस्सा हमने थोड़ा सा लाइन खींच के अलग किया हुआ है वो हानि की स्थिति है, और ये जो भीतर ये हिस्सा है E2D और E1 ये क्षेत्र पूरा इतना 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 ये जो है ये लाभ है, क्योंकि लागत वक्र नीचे है, आय का वक्र ऊपर है, ये लाभ है। कुल लाभ जो होगा इस पूरे लाभ में से इतना घट जाएगा, जो बचेगा मान लीजिए इतना घट जाए, इतना बराबर इतना, तो अब भी इतना उसको लाभ है। लेकिन अगर इस बिंदु के आगे जाए तो देखिए हानि हो जाएगी इतनी, ये हानि हो जाएगी इसकी फिर, तो इसका मतलब इतने में से इतना फिर घट जाएगा।
तो अब ये लाभ घट जाएगा। अगर इसके आगे बढ़ता है तो उसका लाभ पहले से कम हो जाएगा, और अगर पीछे रुकता है तो भी इतना लाभ घट जाएगा। तो कहने का मतलब है E1 बिंदु के आगे जाएगा तब भी कुल लाभ घट जाएगा, ई बिंदु के पहले उत्पादन करेगा तब भी लाभ घट जाएगा। अर्थात E2 बिंदु पर जो है वो उसका लाभ जो है, E2 बिंदु पर जो लाभ है E2 पर ये मैक्सिमम है। तो E2 बिंदु पर लाभ उसका मैक्सिमम होगा और E1 बिंदु पर उसको हानि होगी, इसलिए E1 बिंदु पर वो उत्पादन नहीं करेगा, वो E2 बिंदु पर उत्पादन करेगा और E2 बिंदु पर उसका लाभ अधिकतम होगा। और E2 बिंदु पर जो शर्त लागू हो रही है वो ये है, देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, पहली शर्त ये लागू हो रही है। लेकिन E1 बिंदु पर भी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट है। इसका मतलब है कि कोई और भी एक विशेषता होगी, कोई और भी कंडीशन होगी जो E1 और 2 में अंतर बताएगी। पहली में तो दोनों में समानता है, और अगर एक ही शर्त हम कहते हैं कि संतुलन की होती है तब ये दोनों पर हो जाएगी, और दोनों पर सही नहीं है। तो आप देखें दोनों बिंदुओं में अंतर क्या है, और अंतर देखिए ये है, E1 बिंदु पर MC वक्र ऊपर से काट के नीचे जा रहा है और E2 बिंदु पर MC वक्र नीचे से काट के ऊपर जा रहा है, यही डिफरेंस है। और इसलिए क्योंकि E1 पर उत्पादन लागू नहीं होगा, करेगा नहीं वो, इसलिए E1 वाली शर्त तो हमारे लिए बेकार है, वो काम नहीं आएगी। E2 पर जो शर्त है वो लागू होगी। तो और E2 पर जो शर्त है वो ये दूसरी शर्त लिखी हुई है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटेगा। और जब नीचे से काटेगा तो इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, ज़रा देखिए इसको, इस बिंदु के पहले जब आप देखेंगे तो MR ज़्यादा MC कम, मतलब ये देखिए ये MC यहाँ तक है और MR यहाँ तक है, अर्थात MC की तुलना में MR ज़्यादा है, अर्थात MC MR से कम है। इसके आगे बढ़ोगे तो देखो MC ऊपर हो गई, MR नीचे हो गई, तो MC ज़्यादा है, MR कम है। इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये जो E बिंदु है संतुलन का हमारे चित्र में, वो जो E2 है, इस बिंदु के पहले MC इज लेस देन MR और इस बिंदु के बाद MC इज ग्रेटर देन MR। MC MR से ज़्यादा है, इसके पहले MC MR से कम है, और ऐसा तब होगा जब MC वक्र MR वक्र को नीचे से काट के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर से काट के नीचे जाएगा तो यहाँ पर लाभ अधिकतम नहीं होगा, इस नाते ये शर्त लागू नहीं होगी। तो MC बराबर MR होगा दोनों बिंदुओं पर, लेकिन लाभ क्योंकि यहाँ अधिकतम है इस नाते इस बिंदु पर जो है जो शर्त है वो लागू होगी। तो दूसरी शर्त ये लागू होगी। पहली शर्त को कहते हैं ये आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है, ये आवश्यक शर्त है, और दूसरे को कहते हैं पर्याप्त शर्त, ये दूसरी वाली पर्याप्त शर्त है। और ये जब दोनों लागू हो जाएंगी तो यही उत्पादक के संतुलन की शर्त है, और ये अगर ये दोनों लागू हों तो उत्पादक का लाभ अधिकतम होगा और इस नाते वो वहीं उत्पादन करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि उत्पादक को हानि भी होती है, और हानि की स्थिति में उत्पादन उसे करना पड़ता है, और ऐसी स्थितियां केवल अल्पकाल में होती हैं, दीर्घकाल में नहीं होती। और अल्पकाल में इसलिए होती हैं क्योंकि जब वो उत्पादन बंद करना चाहता है तो अल्पकाल में अपनी स्थिर पूंजी को, प्लांट और मशीनरी, भूमि संयंत्र आदि के रूप में जो पूंजी लगी है उसको उत्पादन प्रक्रिया से वो बाहर नहीं निकाल पाता। तो अगर उत्पादन न करे तो उतनी पूंजी उसकी फंसी रहेगी, अर्थात उसको उतनी हानि होगी, और ये हानि उसके कुल स्थिर लागत के बराबर होगी। इसलिए उसको सोचना पड़ेगा कि उत्पादन नहीं करेंगे तो भी कुल स्थिर लागत के बराबर हानि होगी, और अगर हम उत्पादन करें और अगर हमारी हानि कुल स्थिर लागत से थोड़ी कम भी हो जाए तो वैसी स्थिति में हानि होने पर भी वो उत्पादन करेगा। तो कब उत्पादन करेगा और कब नहीं करेगा? तो हानि की स्थिति में एक और शर्त लागू होगी,
उत्पादक के संतुलन के लिए, और उस शर्त का हम विश्लेषण करेंगे और वो इस चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने चर्चा कर ली है, इस नाते अल्पकालीन स्थितियों की चर्चा हम यहाँ से कर सकते हैं जब हानि की स्थिति होती है। और उस स्थिति में आप देखें क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को ही हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जो वक्र बनाया है, देखिए आप जानते हो ये वक्र होता है औसत लागत का, ये वक्र होता है औसत परिवर्तनशील लागत का, एवरेज वेरिएबल कास्ट, ये वक्र होता है एवरेज फिक्स्ड कास्ट का। ये पीछे जो हमने इनके संबंध पढ़े वहाँ पढ़े हुए हैं। इनमें से ये वक्र अगर हमने नहीं खींचे हैं यहाँ, मान लीजिए हटा दिया हमने, तो अब इसका अर्थ ये होता है कि कुल लागत के दो हिस्से हैं। पूरी एक इकाई पर जो कुल लागत लगती है वो यहाँ से मान लीजिए ए से लेके बी तक है, और जो परिवर्तनशील लागत लगती है वो ए से लेके सी तक है। तो ए से सी तक परिवर्तनशील लागत है, जो ऊपर बच गई वो स्थिर लागत है प्रति इकाई। और अगर हम कुल लागत निकालें तो ये यहाँ से खींच दें अगर, तो ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये क्षेत्रफल जो है ये कुल परिवर्तनशील लागत है, और ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है इतना बड़ा, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर उत्पादन न करे तो इतनी हानि होगी उसे, इतनी हानि होगी अल्पकाल में। और अगर उत्पादन करे तो उसे कम से कम इतना मिल जाए जितनी लागत और लगाई है उसने भूमि श्रम पूंजी उसमें परिवर्तनशील लागत के रूप में। अगर उतने मिले तब तो उत्पादन करने पर भी यही काला वाला हिस्सा हानि होगी, और उत्पादन न करने पर भी हानि उतने होगी। लेकिन अगर जितना लगाया है ऊपर वाला उसके तुलना में मूल्य थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अर्थात मूल्य अगर यहाँ बढ़ जाए, इतना हो जाए, तो इतनी हानि पहले हो रही थी ये बड़े वाले हिस्से में, अब इतनी हानि उसकी घट जाएगी, क्योंकि इतनी आय और मिल जाएगी, मतलब निचले के अलावा इतनी और आय मिल जाएगी और हानि घट जाएगी। तो मूल्य अगर इस बिंदु से ऊपर हो जाए तब तो उत्पादन करना उसके लिए हानि की स्थिति में भी अच्छा होगा, और अगर उतने मूल्य मिले यहीं तक तो उत्पादन करना न करना दोनों बराबर है, हानि उतने होगी टोटल फिक्स्ड कास्ट के बराबर। तो ऐसी स्थिति में अगर एक इकाई पर जो उसकी परिवर्तनीय लागत है अगर मूल्य उसके बराबर है तब तो कहा जाता है कि वो उत्पादन नहीं करेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो उत्पादन करेगा। तो अब एक और शर्त जुड़ी कि अल्पकालीन अगर स्थितियां हों, एमसी बराबर एमआर भी हो और एमआर को एमसी नीचे से काटती भी हो, लेकिन उसके बाद भी अगर मूल्य एबीसी से कम हो या उसके बराबर हो तो उत्पादक को हानि होगी, और ये हानि उत्पादन बंद करने की स्थिति में कम होगी और उत्पादन करने की स्थिति में ज़्यादा होगी, इस नाते उत्पादन करेगा नहीं। इसका मतलब अगर मूल्य एबीसी से कम है तो उत्पादन वो नहीं करेगा, अगर मूल्य एबीसी से ज़्यादा है तो वो उत्पादन करेगा। इस नाते एक शर्त और लागू होगी अल्पकाल में केवल, कि मूल्य जो है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट, एक इकाई प्रति इकाई जो परिवर्तनशील लागत है, मूल्य उसकी तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। ये संस्थिति के लिए आवश्यक है, और ये शर्त केवल अल्पकालीन स्थिति में ही लागू होगी। दीर्घकाल में ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में तो परिवर्तनशील लागत कुछ होती ही नहीं, और सारी उत्पादन के सारी लागतों को, चाहे स्थिर हो साधन हो चाहे परिवर्तनशील लागत हो, सबको हम बदल सकते हैं। इसलिए ये केवल अल्पकाल की दशा में ही है। तो अल्पकाल की दशा में एक शर्त और लागू होगी, और ये देखिए ये लिखा हुआ है, प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू जो है मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कास्ट, या इसी को हम कह सकते हैं कि अगर उसकी टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल वेरिएबल कास्ट से ज़्यादा होना चाहिए, जो अभी चित्र बना के हम दिखा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में एक शर्त और ये लागू हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं ये तीसरी शर्त है केवल अल्पकाल में लागू होगी, शॉर्ट रन में लागू होगी।
और उसको चित्र से यहाँ हमने दिखाने का प्रयास किया, देख लीजिए। ये एवरेज वेरिएबल कास्ट है, ये मार्जिनल कास्ट है, ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिन एवरेज रेवेन्यू का वक्र है, जैसे ये खींचा गया था। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, मूल्य स्थिर है। अगर मूल्य देखिए, अब यहाँ अगर E1 बिंदु को हम संस्थित पर देखें, E1 बिंदु को, तो E1 बिंदु पर आप पाओगे कि वेरिएबल कास्ट ये है, एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो एवरेज वेरिएबल कास्ट कितनी है? ये है इतनी, x1 से लेके E1 x1, या इसी को आप यहाँ से P1 P2 लिख सकते हैं, सॉरी OP1 लिख सकते हैं, वही चीज़ है ये। और यही मूल्य भी है, यही बराबर मूल्य भी है, क्योंकि AR यही बराबर है और AR ही मूल्य होता है। AR बराबर MR होता है और MR बराबर यही मूल्य है। तो मूल्य क्या है? वो स्थिर परिवर्तनशील लागत के बराबर है, अर्थात इतनी इकाई बेचेगा, इतने मूल्य पर बेचेगा, तो पाएगा कितना? OP1 E1 x1, और लागत कितनी लगी है एक इकाई पर? परिवर्तनीय। जब उत्पादन नहीं करता तब तो उसकी फिक्स कास्ट लगी हुई है, लेकिन जब उत्पादन करेगा तो इतनी लागत, कितनी कुल लागत हो जाएगी? वो एवरेज टोटल वेरिएबल कास्ट होगी। टोटल वेरिएबल कास्ट कितनी होगी? वही इतना गुणे इतना, वही राशि फिर आएगी। तो ये दोनों बराबर होंगे, टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल रेवेन्यू, ये दोनों बराबर होंगे, और उसको मिलेगा कुछ नहीं। और हानि कितनी होगी? ये होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर, ये हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन करना न करना उसके लिए बराबर है। तो उत्पादन करने के लिए आवश्यक है कि मूल्य जो है इससे ऊपर हो। अगर मूल्य इससे ऊपर हो तो उसकी हानि कम हो जाएगी, कुल स्थिर लागत में कुछ और पा जाएगा। वो देखिए, यहाँ तक मूल्य है तो लागत बराबर हो गई। अगर मूल्य इसके ऊपर हो तो जितनी वो औसत परिवर्तनशील लागत लगाएगा उसकी कुल आय उससे ज़्यादा होगी। तो जब बराबर थी तो उत्पादन नहीं करेगा, और जब ज़्यादा हो जाएगी तो उत्पादन करेगा। इसका मतलब है अगर वो बराबर हो तो भी उत्पादन कर सकता है, क्योंकि बंद करेगा तब भी उतने हानि, नहीं बंद करेगा तब भी उतने हानि। तो वो कम से कम बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ये शर्त लागू होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर एवरेज वेरिएबल कास्ट के रूप में देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो प्राइस है, मूल्य जो है, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। वो ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन करेगा। तो उत्पादक अल्पकाल में उत्पादन करने के लिए एक और शर्त जुड़ेगी कि मूल्य जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होना चाहिए। और अगर हम ये मूल्य की कल्पना करें, MR1 की जगह पर MR2 ये वाला P2 वाला मूल्य, तो इस P2 मूल्य पर देखिए औसत लागत हमारी है ये V बिंदु तक, X2 से लेके V बिंदु तक है, और मूल्य इसके ऊपर है। तो ये स्थिति में उत्पादन करना उसके लिए बेहतर होगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर उत्पादन वो X2 की स्थिति में वो हो तो वैसी स्थिति में उसकी जो मूल्य है वो ABC से ज़्यादा है, इस नाते वो उत्पादन करेगा। तो ये तीसरी शर्त लागू होगी कि अल्पकालीन स्थितियों में जो वस्तु का मूल्य है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट से ज़्यादा या मिनिमम उसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू की स्थिति में भी वो रह सकता है, क्योंकि उत्पादन करने न करने पर तो स्थितियाँ एक जैसी होंगी। इस नाते तटस्थ रह सकता है, इस उम्मीद में कि उत्पादन करें तो नहीं कर रहे हैं तब भी वही स्थिति है, करेंगे तब भी स्थिति है, और करने की स्थिति में हो सकता है आगे की स्थितियों में और लाभ बढ़ जाए। तो मिनिमम स्थिति है कि वो उसके बराबर हो, अन्यथा उससे ज़्यादा होगा तब उत्पादन करेगा। तो एक शर्त उसमें और जुड़ेगी केवल अल्पकालीन स्थिति में। तो ये हुआ आवश्यक शर्त हुई, MR बराबर MC होना चाहिए, MC जो है MR को नीचे से काट के ऊपर जाना चाहिए, अथवा ये शर्त लागू होनी चाहिए। और अगर अल्पकालीन स्थिति है तो ये भी दशा लागू होनी चाहिए कि मूल्य जो है वो औसत परिवर्तनशील के या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। मूल्य अगर उससे कम होगा तो उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, अर्थात वो संस्थिति की स्थिति नहीं होगी। तो संस्थिति की स्थिति होने के लिए ये भी जुड़ेगा। अब एक और चित्र हमने पूर्ण प्रतियोगिता के लिए बनाया था
क्योंकि फर्म एकाधिकार में भी उत्पादक काम करता है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी काम कर सकता है, कि बाजार की अन्य स्थितियों में काम करता है। इस नाते हम इस फर्म के संतुलन की स्थिति को हमने अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में भी एक चित्र द्वारा आपको समझाने या दिखाने का प्रयास किया है। अंतर दोनों में ये होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य स्थिर होता है, AR कर्व MR कर्व आधार के समानांतर होते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिताओं में या अपूर्ण प्रतियोगिताओं में बिना मूल्य को गिराए हुए मांग को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस नाते इन स्थितियों में मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हुआ औसत आय वक्र होता है और इनसे संबंधित सीमांत आय वक्र ऐसा होता है। जब आप सरल रेखा में खींचेंगे रूप में तो ये बताया गया कि इस दूरी के ये 2 बराबर भागों में ये और ये बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर औसत आय वक्र खींच रहे हों तो इस दूरी को देख के एक ऐसे बिंदु लगा दीजिए। ऐसे ऐसे है, मान लीजिए आपने ऐसे खींचा तो आपने ऐसे करिए, मान लीजिए, तो यहाँ बीच लगा दीजिए और इससे खींच दीजिए MR, तो ये ज़्यादा सही रूप होगा। यहाँ पर हमको AR वक्र की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल सीमांत आय वक्र की ज़रूरत है। इस नाते एक वक्र हम खींचेंगे, ये सीमांत आय वक्र जो अपूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार में ऐसे होगा। अंतर इतना होता है कि एकाधिकार में थोड़ा खड़ा होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता की अन्य स्थितियों में, जैसे मान लो एकाधिकारिक प्रतियोगिता है जहाँ विक्रेता थोड़ा ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा और फ्लैट हो जाएगा, तो ये अंतर पड़ेगा। तो इस रूप में एक वक्र ऊपर से नीचे हम खींचते हुए बना रहे हैं और ऐसे ही वक्र अल्पाधिक बाजार की अन्य स्थितियों में पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा जो स्थितियाँ हैं उनमें सामान्यतः ऐसे ही होगा। सीमांत लागत के वक्र ऐसे ही होंगे U आकार के, एक वक्र U आकार का हमने खींच दिया है। और अब अगर आप तुलना करें तो अब भी वही स्थिति है। E1 E2 2 बिंदु हैं, एक पर ऊपर से काट के नीचे जा रहा है, एक पर नीचे से काट के ऊपर जा रहा है। इस बिंदु पर ऐसे ही हानि होगी इस क्षेत्र में इतनी, इस नाते इस बिंदु पर उत्पादन नहीं करेगा। इस बिंदु पर जैसे यहाँ हमने सिद्ध किया है उत्पादन लाभ अधिकतम होगा, इस नाते इस बिंदु पर उत्पादन करेगा। इस बिंदु पर वही दोनों शर्तें लागू हो रही हैं कि MC और MR दोनों बराबर हैं और MC वक्र MR को नीचे से काट रहा है। इस नाते जो शर्त पूर्ण प्रतियोगिता में किसी उत्पादक या फर्म के लिए लागू है, फर्म की संस्थिति के लिए, वही शर्त अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियों में भी किसी फर्म या उत्पादक के लिए लागू होगी। तो इसलिए हमने इस वाले चित्र को भी साथ बना के ये दिखाने का प्रयास किया कि ऐसा आप न सोचें कि केवल पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए ये दशा है, बल्कि उत्पादन के प्रत्येक बाजार की स्थिति में फर्म के जो संतुलन की दशाएं हैं वो ये दो, दीर्घकालीन दृष्टि से ये दोनों दशाएं लागू होंगी और अल्पकालीन दृष्टि से ये तीसरी वाली दशा भी लागू हो जाएगी कि उत्पादन करने के लिए एक और शर्त है कि अगर एकाधिक उत्पादक को हानि या फर्म को हानि हो रही है तो उस हानि की स्थिति में मूल्य जो है वो कम से कम एवरेज वेरिएबल कास्ट, औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। उससे कम होने पर फर्म संतुलन नहीं उत्पादन करेगी, इस नाते वो शर्त लागू नहीं होगी। जो लागू होगी वो यही होगी कि ये भी एक शर्त है जो ज़रूरी है अल्पकाल में फर्म के संतुलन के लिए। तो इस दृष्टि से फर्म के संतुलन की दशाएं हमने अलग से इसलिए पढ़ा कि ताकि इस स्थिति को हम समझें, जानते रहें और जहाँ कहीं भी आगे ज़रूरत, जहाँ कहीं फर्म के संतुलन की पड़ेगी वहाँ आवश्यक दशाओं को हम इसका उल्लेख कर करके बता देंगे कि फर्म के लिए ये आवश्यक दशा है और ये इस स्थिति में फर्म का लागत वक्र ऐसा होगा, औसत आय वक्र, सीमांत आय वक्र ऐसे होंगे और इनके आधार पर ये शर्तें इस स्थिति में लागू होंगी और यहाँ पर उत्पादक संतुलन में होगा और उस संतुलन की स्थिति में आय और लागत वक्रों को देख करके हम ये दिखा पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि सामान्य लाभ हो रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है या हानि की दशाएं हैं, उनको हम वहाँ पर आसानी से दिखा सकते हैं और संतुलन को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, समझ जाएंगे। तो एक अनुरोध आप करते हैं हम आपसे और वो ये कि चैनल नया है, अभी प्रमोशन में टाइम लगेगा और क्योंकि हमारे लिए प्रमोशन आप ही करेंगे और कोई माध्यम मेरे लिए है नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो अपना भी भला करिए, दूसरों का भी करिए, हमारा भी करिए। तो इसके साथ हम
शुभकामनाओं के साथ यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।